हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। और आज के इस वीडियो में बेटा हम लोग डिस्कशंस करने जा रहे हैं क्लास ट्वेल्थ का 2024 का क्वेश्चन पेपर है, मॉडल पेपर है। ठीक, सेट आपका है FT 346 FT 346 FT, ये हमारा पेपर कोड है। इससे पहले भी करीब 4 सेट ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, ये 5वां सेट है ना। ये सेट नंबर 5 है। ऑलरेडी हम लोग 4 सेट कर चुके हैं। जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो नहीं देखा है बेटा, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख लेना। ठीक, सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4 और सेट 5 है ये आपका। और इस पेपर को जो है हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखो 6 मार्च को आपका पेपर है। और 6 मार्च को पेपर है तो आपको पेपर का आइडिया होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और इसके लिए सबसे हेल्पफुल जो रहता है वो आपका मॉडल पेपर रहता है। इसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 आवर्स की एक वीडियो मैंने अपलोड किया है। 5 आवर्स की एक वीडियो अपलोड हो चुका है बेटा आप लोगों के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस फर्स्ट बुक और सेकंड बुक के जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है, वो सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हमने इस 5 घंटे में कवर किया है। हालांकि 2 पार्ट है इसके, एक पार्ट आपका है, एक तो 5 घंटे का है और दूसरा जो पार्ट है वो 2.5 घंटे का है। कितने घंटे का? टोटल 7.5 घंटे का है, दोनों पार्ट मिला के। और इन दोनों पार्ट में हम लोगों ने इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो है वो डिस्कस किया है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा वीडियो तो दोनों पार्ट को जरूर देख लीजिएगा। जिन बच्चों ने अभी तक फिजिक्स नहीं पढ़ा स्टार्टिंग से, तो उनके लिए ये भाई रामबाण है। क्या है? रामबाण है भाई। क्योंकि अगर इन दोनों वीडियोस को देख लिया और इसके अंदर जितने भी डेरिवेशंस है, अगर उन सारे डेरिवेशंस को आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया है तो डेफिनेटली आपके 30 नंबर तो कहीं नहीं गए। 30 मार्क्स आने ही आने हैं भाई, 30 नंबर कहीं नहीं गए। तो अगर 30 नंबर आप अपना पक्का करना चाहते हैं तो इस 7.5 घंटे का जो वीडियो है इसको जरूर देखिएगा बेटा। ठीक है, तो चलिए आज के सेशंस को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, है ना। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस पे हम आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं कंटेंट्स। और क्लास 12 के बाद हम CUT भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 12 जब आपका बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएगा उसके बाद आप किसका एग्जाम देंगे भाई? CUT का एग्जाम देंगे, नीट के एग्जाम देंगे, है ना। तो CUT और नीट के लिए जो है बेटा हम लोग क्लासेस जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा बेटा। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहां पे खंड अ का पहला क्वेश्चन है, कह रहे विद्युत आवेश एक छोटे आयतन में एक समान वितरित है। कह रहे एक छोटे से आयतन में जो है विद्युत आवेश के है एक समान रूप से वितरित है। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ से कुल आवेश को घेरते हुए विद्युत क्षेत्र का फ्लक्स जो है वो 10 वोल्ट मीटर है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ पर फ्लक्स होगा। अगर कह रहे अगर उस गोलीय पृष्ठ की जो त्रिज्या है वो 2 से बढ़ा के हम कितना कर देते हैं भाई? 4 सेंटीमीटर कर देते हैं, तो उस केस में कितना फ्लक्स होगा, उस फ्लक्स का मान आपको जो है ज्ञात करना है। तो देखो, अगर आपका मान लो यहां पे एक आवेश है और ये 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या का गोलीय पृष्ठ है और एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोलीय पृष्ठ है, तो आप देखो अगर इस छोटे से गोले से अगर 4 विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं तो इस बड़े से गोले से भी कितना विद्युत बल रेखाएं निकल रही भाई? 4। तो इसका मतलब जितना फ्लक्स छोटे गोले का होगा उतना ही फ्लक्स बड़े गोले का होगा। जितना फ्लक्स इस छोटे से गोले का होगा उतना ही फ्लक्स किसका होगा भाई? बड़े से गोले का होगा। तो इसका मतलब छोटे गोले और बड़े गोले का जो फ्लक्स होगा वो आपका बराबर होगा, वो इक्वल होगा। क्या होगा भाई? इक्वल होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा, 10 वोल्ट मीटर। दैट इज अ वेरी मतलब लॉजिकल क्वेश्चन है ना, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, एक गतिमान गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। एक गतिशील आवेश क्या उत्पन्न करता है ये आपको ज्ञात करना है। तो अगर आवेश स्थिर है, मैं यहां पे आपको कॉन्सेप्ट बता दूं ताकि आप लोग कॉन्सेप्ट मिस ना करें। अगर स्थिर आवेश है तो स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है भाई? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। गतिमान अगर आवेश है, गतिमान आवेश अगर है तो वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही उत्पन्न करता है। और अगर धारावाही चालक तार है
धारावाही चालकतार अगर है तो धारावाही चालकतार जो है बेटा वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक, तो हम बात करें गतिमान आवेश की, गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये करेक्ट होगा, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों हो जाएंगे, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 दैट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो, निर्वात में संचरित होने वाली विद्युत चुंबकीय तरंग का इक्वेशन हमारे पास दे रखा है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। मैं लिख देता हूं अगर आपको नहीं दिख रहा होगा, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन दैट इज के एक्स माइनस ओमेगा टी, के एक्स माइनस ओमेगा टी। B इज इक्वल टू बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और B आपका दे रखा है बी नॉट साइन के एक्स माइनस का ओमेगा टी है। ठीक, से प्रदर्शित है तब कह रहे क्या होगा, तब आपको बताना है। ठीक, देखो ई नॉट के इज इक्वल टू बी नॉट ओमेगा, ई नॉट बी नॉट इज इक्वल टू ओमेगा के, ई नॉट बी नॉट सॉरी ई नॉट ओमेगा इज इक्वल टू बी नॉट के, और ई नॉट बी नॉट इज इक्वल टू रूट ओमेगा के। ठीक, ये 4 ऑप्शंस आपके पास दे रखा है, तो इस 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये आपको चूज करना है। देखो कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन में, ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का चैप्टर से क्वेश्चन है ये। तो देखो ई नॉट अपॉन बी नॉट का जो रेशियो होता है वो आपका होता है सी। ई नॉट बाई बी नॉट का रेशियो क्या होता है भाई, सी होता है। अब इस सी को क्या लिख सकते हैं, देखो सी को क्या लिखेंगे, तो के होता है प्रोपगेशन कांस्टेंट। के क्या होता है बेटा, के होता है प्रोपगेशन कांस्टेंट, इसको लिखते हैं 2 पाई बाय लैम्डा। ठीक, ओमेगा दैट इज 2 पाई न्यू, 2 पाई न्यू। ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया सर, बहुत सुंदर। हमने कहा अगर के को अगर हम ओमेगा से भाग कर दें, के को किससे ओमेगा से भाग कर देते हैं, तो क्या चाहिए 2 पाई अपॉन लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई न्यू। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा नीचे आ जाएगा, 1 अपॉन लैम्डा इंटू न्यू हो जाएगा बेटा। 1 इंटू सॉरी लैम्डा इंटू न्यू, लैम्डा की जब हम न्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है हमारा सी, प्रकाश की चाल सी। तो इसको हम क्या लिखेंगे 1 अपॉन सी। तो यहां से अगर हम बात करें सी, तो सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो सी इज इक्वल टू लिख सकते हैं ओमेगा अपॉन के। तो यहां से एक फॉर्मूला यहां से भी निकल के आता है, इसको भी याद रखिएगा। तो सी इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के, तो सी इज इक्वल टू दैट इज ओमेगा अपॉन के। तो अगर हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ई नॉट इंटू के इज इक्वल टू बी नॉट इंटू ओमेगा, बी नॉट इंटू ओमेगा। तो ई नॉट के इज इक्वल टू बी नॉट इंटू ओमेगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप बताओ आंसर कौन सा सही है, ई नॉट के साथ क्या आएगा, बी नॉट के साथ ओमेगा आएगा। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो 1 है फर्स्ट जो है ये करेक्ट है, ई नॉट के इज इक्वल टू बी नॉट ओमेगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो ये बेसिक से इसका एक्सप्लेनेशन है, नोट कर लीजिएगा। ये सारा जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, ये कॉन्सेप्ट नोट करिएगा, कभी न्यूमेरिकल्स में भी कॉन्सेप्ट यूज हो जाते हैं। ठीक, नोट जरूर करिएगा इसको। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, बात करते हैं हम नेक्स्ट घ नंबर, अरे क्या हो गया, देखो घ नंबर है 1.2 अपवर्तनांक के पदार्थ से एक अवयोत्तल लेंस बना है जिसकी दोनों सतह उत्तल है। यदि इसको 1.33 अपवर्तनांक वाले जल में डुबोते हैं तो वह कार्य करेगा। देखो जो अवयोत्तल लेंस है उसका अपवर्तनांक कितना है, 1.2 है, मतलब Ng जो है वो 1.2 है, NL जो है लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपका 1.33 है। तो अगर हम देखें यहां पे तो NL जो है वो ग्रेटर है Ng से, मतलब लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है। तो कॉन्सेप्ट यहां पे क्या यूज होगा कि अगर लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है तो उस केस में लेंस की जो प्रकृति है वो चेंज होता है। लेंस की प्रकृति क्या जाएगा भाई, चेंज हो जाएगा। लेंस की प्रकृति अगर यहां पे चेंज होगा तो ये अगर आपका उभयोत्तल लेंस है, मतलब उत्तल लेंस है, कौन सा लेंस है भाई, उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, अवतल लेंस में। अवतल लेंस में उत्तल लेंस किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, अवतल लेंस में।
ठीक। और अवतल लेंस को क्या बोलते हैं हम? अपसारी लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? अपसारी लेंस बोलते हैं। ठीक। तो यहां पे ये सेकंड पार्ट है, यहां पे सेकंड पार्ट है, ये एक अपसारी लेंस की तरह कार्य करता है। अपसारी लेंस की तरह क्या करता है भाई? कार्य करता है। ठीक। तो ऑप्शन नंबर जो है सेकंड है, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक हो गया? क्लियर है? ठीक। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट 9 नंबर। अरे यार, कह रहे समीकरण E इज इक्वल टू पी सी में E ऊर्जा और P संवेग है, यह समीकरण लागू होता है। यहां समीकरण किसके लिए लागू होगा? ठीक। तो C जो P जो है यहां पे संवेग है, तो संवेग P इज इक्वल टू होता है बेटा E बाई सी। ये बेसिकली इक्वेशन हम पढ़ते हैं किसके लिए? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए पढ़ते हैं। तो ये कह रहे इलेक्ट्रॉन्स फोटोन दोनों के लिए, इलेक्ट्रॉन्स के लिए परंतु फोटोन के लिए नहीं, फोटोन के लिए परंतु इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं, ना तो इलेक्ट्रॉन्स और ना ही फोटोन के लिए। कह रहे ना तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए होगा ना ही फोटॉन्स के लिए होगा। देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सी जो है प्रकाश की चाल है। सी क्या भाई? प्रकाश की चाल है। अगर ये प्रकाश की चाल है तो ये केवल किसके लिए काम करेगा? ये फोटोन के लिए काम करेगा, है ना। इलेक्ट्रॉन्स तो प्रकाश की चाल से मूव कर नहीं सकता है ना। तो उस केस में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो P इज इक्वल टू E बाई सी, ये केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मींस फोटॉन्स के लिए काम करेगा। ठीक। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा इसका आंसर। देखो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, पीएन संधि में विसरण धारा का मान अपवाह धारा से अधिक होता है यदि संधि संयोजित है। देखो यहां पे कह रहे विसरण धारा जो है वो अपवाह धारा से अधिक है। देखो कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़ा होगा सही से अगर आप पीएन संधि के कॉन्सेप्ट को अगर अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आपने नहीं पढ़ा है ना, तो जिस क्वेश्चन का आंसर आप नहीं दे सकते हैं। ठीक। तो इसलिए जरूरी है कि हर एक चीज को बहुत ही बारीकी से पढ़ने की, है ना। हर एक चीज का जो बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो सारे कॉन्सेप्ट को जो है आपको सीखने की। ठीक। आप यूट्यूब में कहीं से भी वीडियोस देख लोगे, बहुत सारे टीचर्स है वो स्किप कर देते हैं, वो ऊपर से बढ़ा देते हैं, आपको डीपली कोई नहीं पढ़ाता है ना। तो डीपली अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारा वन शॉट वीडियोस को देख सकते हैं। वन शॉट वीडियोस में बेटा हर एक चीज को मैंने डीपली जो है एक्सप्लेन किया है, ताकि उस टॉपिक से कहीं से भी क्वेश्चंस आए आप उस क्वेश्चन को अटैक करो, है ना, और उस क्वेश्चंस को आप सॉल्व करो। तो हम बात करते हैं विसरण धारा। तो विसरण धारा जो है बेटा ये होता है डिफ्यूजन करंट। अपवाह धारा जो है इसको बोलते हैं हम ड्रिफ्ट करंट। तो डिफ्यूजन करंट का मान जो है ड्रिफ्ट करंट से ज्यादा होता है। ये कब होता है? जब संधि अग्रदिशिक वायस में है, जब ये फॉरवर्ड वाइज्ड में होता है। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं इंग्लिश में फॉरवर्ड वाइज्ड। ये फॉरवर्ड वाइज्ड में होता है। ठीक। तो ये अग्रदिशिक वायस में होता है, फॉरवर्ड वाइज्ड में होता है। अगर डायोड फॉरवर्ड वाइज्ड में है तो उस केस में विसरण धारा का जो मान है वो अपवाह धारा से क्या होता है भाई? अधिक होता है। ठीक। तो ये हो गया हमारे 5 एमसीक्यूज जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट बेस्ड थे। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आप बेसिकली इन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। बट हाँ, इस सेट के जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा टफ है। ये एमसीक्यू जो है बाकी अदर सेट जितने भी हमने करे हैं उन सेट के कंपैरिजन में इसके क्वेश्चंस थोड़े से जो है टफ, क्या कहेंगे, थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। ठीक। चलिए बात करते हैं खंड बॉ। हमारा है खंड बॉ। देखो खंड बॉ में सबसे पहले कह रहे हैं विशिष्ट चालक सिग्मा एवं अपवाह वेग बीडी में संबंध के लिए समीकरण लिखिए। आपको समीकरण लिखना है जिसमें विशिष्ट चालकता और वीडी में क्या है भाई? संबंध है। ठीक। देखो तो वीडी और सिग्मा में क्या रिलेशंस होता है, उसके लिए हमने इक्वेशंस क्या पढ़ा है। देखो तो करंट I इज इक्वल टू NEAVD होता है। ठीक है, NEAVD। I को क्या लिखेंगे हम? V अपॉन, नहीं उससे नहीं जाएंगे हम यहां पे हम लेते हैं करंट डेंसिटी J की डेफिनेशंस लेते हैं। करंट डेंसिटी J या सिग्मा इज इक्वल टू मोबिलिटी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। देखो सिग्मा इज इक्वल टू होता है NE म्यू। क्या होता है? NE म्यू, चालकता की चालकता का समीकरण है, इसी से ड्राइव करना पड़ेगा आपको। सिग्मा इज इक्वल टू NE म्यू, और म्यू जो है, म्यू को हम लिखते हैं, म्यू क्या है भाई? मोबिलिटी है। मोबिलिटी को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको?
मोबिलिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, मुझे याद नहीं, बता दूंगा मैं भी, जैसे अभी स्लिप हो रहा है दिमाग से। तो म्यू होता है बेटा VD बाई ई, क्या होता है VD बाई ई होता है, ठीक। तो म्यू का वैल्यू अगर हम यहां पे रिप्लेस कर दे, म्यू अगर रिप्लेस कर दे यहां पे, तो सिग्मा इज इक्वल टू जाए NE VD बाई ई, क्या जाएगा NE BD बाई ई, ठीक। तो ये सिग्मा और VD में क्या है भाई रिलेशन है। इस रिलेशंस के हेल्प से हम चालकता और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच चालकता और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या निकाल सकते हैं भाई, संबंध के थ्रू हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्पियर परिपथी नियम का उल्लेख कीजिए। एम्पियर का परिपथी नियम आपको लिखना है, केवल क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का है ना, केवल स्टेटमेंट लिखना है एम्पियर सर्किटल्स लॉ का। एम्पियर का नियम, देखो एम्पियर का नियम, एम्पियर का नियम क्या होता है? एम्पियर का नियम तो किसी बंद परिपथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन किसी बंद पृष्ठ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन चुंबकीय क्षेत्र, चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस बंद पृष्ठ से बद्ध कुल धारा I का म्यू नॉट गुना होता है, म्यू नॉट गुना होता है, ठीक। ये सिंपल सा स्टेटमेंट जो है किसका है? एम्पियर सर्किटल्स लॉ का है, ठीक। तो आप यहां पे नीचे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू I। तो अगर आपको स्टेटमेंट भी याद नहीं है तो आप सिंपली इंटीग्रेशन B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू इनटू I भी लिखाते हैं तो भी आपको आधे नंबर मिल जाएंगे, या हो सकता है कि पूरे नंबर भी दे दिया जाए, ठीक। तो अगर आपको स्टेटमेंट नहीं लिखना आ रहा है तो आप डायरेक्टली इस मैथमेटिकल ऑपरेशंस या मैथमेटिकल जो इक्वेशंस है इसको जरूर लिख के आइएगा। इंटीग्रेशन B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू I दैट इज द टोटल करंट हो जाएगा। इज इट क्लियर? चलिए बात करते हैं, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट आर का मान जूल में बदलिए। देखो 1 किलोवाट आर है, 1 किलोवाट आर जो है इसका मान जो है वो जूल में क्या करते हैं भाई? बदलते हैं। 1 किलोवाट आर, तो 1 किलोवाट आर दैट इज 10 टू द पावर 3, 1 किलो में वाट आर हो जाएगा बेटा 60 इंटू 60 सेकेंड, है ना। आर को किस में कन्वर्ट कर लेंगे? सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 60 इंटू 60 360 इंटू 10 टू द पावर 3 वाट सेकेंड, तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 वाट इंटू सेकेंड होता है बेटा जूल। तो 1 किलोवाट आर दैट इज 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, दैट इज द आंसर। तो 1 किलोवाट आवर्स को अगर हम कन्वर्ट करेंगे जूल में तो हम इतना जूल लिख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं घ नंबर क्वेश्चन, तो 100 प्रेरकत्व का बीमीय समीकरण लिखिए। जो 100 प्रेरकत्व है इसका बीमीय समीकरण आपको लिखना है। 100 प्रेरकत्व को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? L से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो 100 प्रेरकत्व क्या होता है भाई? L होता है ना। इसकी बीमा आपको निकालना है। कैसे निकालोगे? अगर आपको इक्वेशंस याद है तो ही आप लिख पाओगे, या तो आपको डायरेक्टली इसकी बीमा रटना पड़ेगा। अगर आपने रट रखा है तो आप लिख सकते हो, है ना। अगर नहीं याद है, मुझे भी नहीं याद है, बट निकालते हैं, देखो, है ना। निकालते कैसे निकालते? वो निकालना आना चाहिए, उसके लिए इक्वेशंस आपको याद होना चाहिए। उसके लिए इक्वेशंस क्या आना चाहिए भाई? याद होना चाहिए, ठीक हो गया, क्लियर है। नाउ देखो ईएमएफ का इक्वेशंस लिखते हैं। ईएमएफ इज इक्वल टू L DI ओवर DT, DI ओवर DT। इस इक्वेशंस का यूज करते हैं, मैग्नीट्यूड ले लेते हैं ईएमएफ का, ठीक। या फाई इज इक्वल टू L इंटू आई भी कर सकते हैं। अगर फाई का बीमा अगर आपको याद है तो आप फाई इज इक्वल टू L इंटू आई भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया। देखो L इज इक्वल टू ईएमएफ इंटू DT डिवाइडेड बाय DI।
चलो इसके डायमेंशंस की बात करते हैं। ईएमएफ दैट इज वोल्टेज, वोल्टेज का इक्वेशंस क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज होता है W बाय क्यू। W का होता है ml² t-2 और Q का होता है बेटा AT इंटू ये आपका आ जाएगा T डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपका A। T से T कैंसिल हो जाएगा, A ऊपर चला जाएगा, दोनों A, तो यहाँ ml² t-2 A-2 ml² t-2 A-2 हो जाएगा। दैट इज द डायमेंशन ऑफ L। L का डायमेंशन है ml² t-2 A-2। ठीक है, तो ये हमारा दैट इज द डायमेंशन ऑफ L, जो 100 प्रेरकत्व है, 100 प्रेरकत्व का डायमेंशन हो जाएगा। क्लियर है क्या, इतनी बातें समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कितना है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसके इलेक्ट्रॉन की n=2 अवस्था में आयनन ऊर्जा क्या होगी? ठीक, कह रहे n=2 अवस्था में आयनन ऊर्जा कितनी होगी? तो n=2 अवस्था में जो आयनन ऊर्जा होता है बेटा, ये 10 दशमलव कितना होता है मैं बताता हूं अभी आपको। ठीक, तो आयनन ऊर्जा का मतलब आयनाइजेशन एनर्जी। किसकी? आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी देखो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं nth स्टेट की जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की, होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय n²। तो अगर n=2 की अगर हम बात करते हैं तो 2 = -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर दैट इज 4। तो ये जो 4 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 3 4 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सेकंड स्टेट की जो एनर्जी है ये -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आयनाइजेशन का मतलब है इस इलेक्ट्रॉन्स को आपको उठा के कहां लेके जाना है? इनफाइनाइट एनर्जी स्टेट में लेके जाना है। और इनफाइनाइट एनर्जी स्टेट की जो एनर्जी होता है बेटा वो 0 होता है। तो 0 और इस स्टेट के बीच की जो एनर्जी डिफरेंस है इसी को हम सिंपली बोलेंगे आयनन ऊर्जा बोलेंगे। तो इसकी जो आयनन ऊर्जा हो जाएगा बेटा, आयनन ऊर्जा, तो आयनन ऊर्जा हो जाएगा बेटा E∞ E2। E∞ आपका 0 है, E2 आपका है -3.4, तो दैट इज 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना? 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड एनर्जी स्टेट पर है और उसको वहां से अगर हमें बाहर निकालना है तो हमें 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अगर इतना एनर्जी हम दे देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स वहां से स्किप कर जाएगा और बाहर आ जाएगा। ठीक हो गया? क्लियर है? नाउ नेक्स्ट, एक तरंग के तरंगाग्र की परिभाषा दीजिए। तो हमें यहां पे एक तरंगाग्र की परिभाषा में लिखना है। क्या लिखना है भाई? तरंगाग्र की परिभाषा। पता है आपको, याद है? याद है तो लिख दो, नहीं याद है तो मैं लिख देता हूं, है ना। डेफिनेशन जरूर याद करिएगा बेटा, डेफिनेशन जरूर याद करिएगा। ठीक, तरंगाग्र तरंगाग्र को हम क्या बोलते हैं? किसी स्रोत के चारों ओर, किसी स्रोत के चारों ओर का वह सतह, वह तल जिसमें स्थित सभी कण कंपन के समान कला में होते हैं, कंपन के समान कला में होते हैं। ठीक, तरंगाग्र कहलाता है। क्या कहलाता भाई? तरंगाग्र कहलाता है। क्या बोलेंगे हम इसको? तरंगाग्र बोलेंगे। ठीक है, तो तरंगाग्र किसी स्रोत के चारों ओर का वह तल जिसमें स्थित सभी कण कंपन के समान कला में होते हैं, तरंगाग्र कहलाता है। ठीक, तो उस तल को हम क्या बोलेंगे बेटा? तरंगाग्र कहते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। जिन बच्चों को पता है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कितने प्रकार के तरंगाग्र होते हैं।
ठीक हो गया, क्लियर है। चलिए, और कौन कौन से होते हैं वो भी लिखिएगा, कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं वो भी जरूर लिखिएगा क्वेश्चन में, कमेंट सेक्शन में। चलिए, खंड आ जाता हमारा 100। अब यहां से हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे हमारे पास कुछ, उन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। देखो, 3rd नंबर है, क पार्ट है, दिए गए परिपथ में 10 ओम वाले प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए जबकि स्विच एस खुला हो तथा बंद हो। एक कंडीशन में स्विच एस खुला है, एक कंडीशन में स्विच एस जो है वो बंद है। 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो सबसे पहला अगर हम बात करते हैं, स्विच जो है खुला है, अगर स्विच खुला है तो कुल प्रतिरोध हो जाएगा बेटा, देखो ये खुला है, इसको बंद नहीं करेंगे तो करंट यहां से आएगा, करंट सीधे निकल जाएगा, तो करंट इन दोनों प्रतिरोधों में से पास होगा, तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका 10 + 30 इज इक्वल टू 40 ओम। ठीक, V आपका दे रखा 20 वोल्ट, तो धारा कितना हो जाएगा, तो धारा I इज इक्वल टू हो जाएगा V/R। V आपका 20 डिवाइड बाय R आपका 40 है, 1/2 इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। ठीक, सेकंड केस में अगर हम बात करते हैं, स्विच बंद है, स्विच बंद है, अगर स्विच बंद है तो उस केस में देखो, अगर हम यहां से स्विच को बंद कर देंगे ना, तो स्विच बंद करेंगे तो करंट यहां से जाके ऐसे जाके ऐसे जाके यहां से करंट क्या हो जाएगा भाई, बाईपास हो जाएगा, करंट बाईपास हो जाएगा। इस वाले प्रतिरोध में करंट का मान जो है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि इधर प्रतिरोध, इस वाले परिपथ में ये शॉर्ट सर्किट हो गया, तो इस वाले परिपथ का प्रतिरोध जो है वो 0 है, तो करंट यहां से स्विच कर जाएगा, तो 30 ओम से करंट पास नहीं होगा। तो उस केस में परिपथ का जो कुल प्रतिरोध होगा वो कितना हो जाएगा बेटा, 10 ओम हो जाएगा। तो सब स्विच बंद है तो 30 ओम का प्रतिरोध, 30 ओम का प्रतिरोध जो है ये क्या हो जाएगा आपका, 30 ओम का प्रतिरोध जो है ये आपका हो जाएगा, क्या कहते हैं इसको, शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट है। इसीलिए टोटल प्रतिरोध R जो है वो कितना आ जाएगा भाई, 10 ओम। पोटेंशियल आपका 20 वोल्ट है, तो धारा आ जाएगा I इज इक्वल टू दैट इज V/R, तो V है आपका 20 डिवाइड बाय R है आपका 10, डिवाइड कर देंगे तो 2 एम्पियर। ठीक, तो I इज इक्वल टू 2 एम्पियर, I इज इक्वल टू कितना भाई, 2 एम्पियर हो जाएगा। 2 एम्पियर करंट जो है उस केस में आपका सर्किट में फ्लो होगा। तो जब स्विच बंद है तो परिपथ में 0.5 एम्पियर का करंट होगा, जब स्विच खुला होगा तो उस केस में जब स्विच खुला होगा तो 0.5 होगा, स्विच जब बंद होगा तो 2 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। तो ये कंडीशंस है, बस आपको सर्किट को एनालाइज करना आना चाहिए। अगर सर्किट को एनालाइज कर लेते हैं, तो क्वेश्चंस बहुत ईजी है, अदरवाइज क्वेश्चन बड़ा टफ हो जाएगा। ठीक हो गया, क्लियर है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट, एकीकृत परमाणु द्रव्यमान मात्रक की समतुल्य ऊर्जा परिकलित कीजिए। जो एएमयू है, 1 एएमयू कितना एनर्जी के तुल्य होता है वो आपको परिकलित करना है। ठीक, तो कितना होता है, 1 एएमयू के इक्वल कितना एनर्जी होता है, तो 1 एएमयू इज इक्वल टू होता है बेटा आपका 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इतना एनर्जी जो है रिलीज होता है अगर 1 एएमयू मास कहीं पे भी लॉस हुआ है। ठीक, बट इसको कैलकुलेट करना है, इसको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, तो आपको याद होना चाहिए कि 1 एएमयू मास किसके बराबर होता है, 1 एएमयू मास किसके बराबर होता है। ठीक, तो 1 एएमयू इज इक्वल टू 1.6, एक मिनट, 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 27 kg। ठीक है, 1.66 इंटू 10 टू द पावर, इसके आगे भी डेसिमल के 3-4 प्लेस तक लेते हैं, बट 2 प्लेस तक आप ले लो कैलकुलेशंस करने के लिए।
तो 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 27 के 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 केजी। इतना केजी अगर मास लॉस हुआ है तो कितना एनर्जी रिलीज होगा? तो ऊर्जा E इज इक्वल टू होता है, ऊर्जा E इज इक्वल टू होता है mc²। देखो m आपका है 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 27 इंटू c दैट इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय देखो ये जो एनर्जी यहां से कैलकुलेट होगा ना बेटा, ये जूल में कैलकुलेट होगा। इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए आप इसमें कन्वर्ट करेंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 13 है ना, -13 से डिवाइड करेंगे तो एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। कितना आएगा? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। अगर 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो यहां पे एनर्जी किस में कन्वर्ट करना है? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। और देन इसको सॉल्व करके पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका जाए 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपको याद है तो आप डायरेक्टली लिख दीजिए बिना कैलकुलेशन करें। बस इतना शो करने के बाद आप डायरेक्टली यहाँ पे आंसर लिख दीजिए। आंसर आपका आ जाएगा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो सिंपल सा 2 नंबर का क्वेश्चन है। बस आपको याद होना चाहिए 1 AMU जो है 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg के बराबर होता है। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये भी 2 नंबर का ही क्वेश्चन है। गौ नंबर क्वेश्चन, एक समान चुंबकीय आघूर्ण M1 बराबर M2, M1 और M2 का मान बराबर है कि 2 चुंबक दिए गए चित्र की भांति रखे हैं। ये 2 डायग्राम दे रखा है, इसमें इसी के अकॉर्डिंग रखे गए हैं। यदि चुंबक A के द्वारा बिंदु P पर चुंबक क्षेत्र की तीव्रता 2 × 10⁻³ टेस्ला हो तो दोनों चुंबकों के कारण P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक, तो कह रहे यहां पे 2 चुंबक हमारे पास है, एक A1 चुंबक है और एक A2 चुंबक है। देखो A1 के लिए जो बिंदु P है ना, ये अक्षीय स्थिति है, और इस A2 के लिए जो बिंदु P है ये निरक्षीय स्थिति है। अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। तो इसलिए बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होगा, चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होगा BA1 हमारे पास दे रखा कितना भाई? 2 × 10⁻³ टेस्ला। इसलिए BA2 जो होगा बेटा ये BA1 का आधा हो जाएगा। क्या जाएगा? आधा हो जाएगा। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो मैं यहां पे लिख देता हूं। B अक्षीय स्थिति में इसका वैल्यू होता है μ0/4π 2m/r³ और B निरक्षीय स्थिति पर होता है, निरक्षीय स्थिति पर होता है μ0/4π m/r³। m/r³। ठीक, तो निरक्षीय स्थिति पे जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है वो अक्षीय स्थिति का आधा होता है। तो अक्षीय स्थिति पर इतना चुंबकीय क्षेत्र, तो निरक्षीय स्थिति पर क्या होगा? इसका आधा कर देंगे हम। तो ये आपका जाएगा 1 × 10⁻³ टेस्ला हो जाएगा। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रहा है? इतनी बातें समझ में आ गया तो जल्दी से वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा जिन बच्चों ने लाइक नहीं करा है, और एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में, एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, देखो तो BA2 इज इक्वल टू 1 × 10⁻³ टेस्ला हो जाएगा। ओहो सर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अच्छा, इस बिंदु P पर अगर हम बात करते हैं तो अक्षीय स्थिति पे जो चुंबकीय क्षेत्र होगा इससे दूर जाएगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो BA1 जो है वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। और निरक्षीय स्थिति पर देखो अगर हम बात करते हैं इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? S से N की तरफ चुंबकीय आघूर्ण M2 ऊपर होगा, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड नीचे बनेगा, आपका कहां बनेगा? नीचे। BA2 हो जाएगा, सॉरी। तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इसका एक नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इस डायरेक्शन में, दैट इज B। तो B क्या हो जाएगा यहां पे? परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा B बराबर, दैट इज रूट ऑफ B
A1 का स्क्वायर प्लस B A2 का स्क्वायर। देखो B A1 आपका है 2 गुणा 10 की घात -3 का स्क्वायर प्लस A2 दैट इज 1 इंटू 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर। ठीक, 2 का स्क्वायर कितना जाएगा बेटा 4 हो जाएगा, गुणा 10 की घात -6, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 इंटू 10 टू द पावर -6, तो 4 और 1 5 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा। तो B इज इक्वल टू दैट इज रूट ऑफ 5 इंटू 10 टू द पावर -6, तो ये जो रूट 5 इंटू 10 टू द पावर -3 टेस्ला। ठीक, तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा इस बिंदु P पर। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे भाई, डील करेंगे। B इज इक्वल टू रूट 5 इंटू 10 टू द पावर -3 टेस्ला हो जाएगा। गॉट इट? देख लो एक बार, समझ लो इसको। ठीक, आपको बस याद रखना, देखो क्या सिनेरियो, क्या कॉन्सेप्ट यूज किया वो याद रखना है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैं बता दूं, यहाँ पे क्वेश्चन में क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मैं बता दूं। देखो कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा। अगर एक मैग्नेट है आपका यहाँ पे, तो इस मैग्नेट के अक्षीय स्थिति पर यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करते हैं, तो इस बिंदु P पर मैग्नेटिक फील्ड, लेट्स से ये हमारा साउथ है, ये हमारा नॉर्थ है, तो डायपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगा, मैग्नेट डायपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगा m, तो इसी के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होता है यहाँ पे इस डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड डायपोल मूवमेंट के डायरेक्शन में होता है अक्षीय स्थिति पर। बट यहां से अगर हम निरक्षीय स्थिति की बात करते हैं बेटा इस बिंदु P पर, तो इस बिंदु P पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इस डायपोल मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो डायपोल मूवमेंट आपका इस डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में बनेगा B। ठीक, तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा कि अक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र दोनों डायपोल मूवमेंट के डायरेक्शंस में होता है, लेकिन निरक्षीय स्थिति पर जो होता है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो इस द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में होता है। यही बेसिक सा कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता है तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे और आपके 2 नंबर जो है यहाँ पे कट हो जाएंगे। ठीक, तो इसलिए जरूरी है बेसिक से बेसिक चीजों को सीखने की। ये तभी सीख पाएंगे जब आप एक अच्छे वन शॉट वीडियो से अपने रिविजन्स को करेंगे। तो इसलिए बेटा चैनल पे वन शॉट रिवीजन वीडियोस भी अवेलेबल है, वन शॉट वीडियोस भी अवेलेबल है। आप जाके वन शॉट वीडियो से अपने रिविजन्स को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट को आप सीख सकते हैं। ठीक, और वन शॉट देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट को विजिट करना पड़ेगा, या किसी पर्टिकुलर चैप्टर को आपका चैप्टर का वन शॉट चाहिए तो आप ऊपर यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। जो भी आपका कीवर्ड्स होगा उसके आगे आप लिख दीजिएगा बाय मैथमेटिक्स एनालिसिस, वीडियो आपको टॉप पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस चैप्टर में इस क्वेश्चन में जो भी बेसिक पॉइंट्स समझाना था वो मैं समझा चुका हूं आपको। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट घ नंबर क्वेश्चन। देखो, सिलिकॉन पीएन संधि डायोड में 20 वोल्ट का अग्र विभव लगाने पर उत्पन्न अग्र धारा 10 मिली एम्पियर हो तो उसका अग्र प्रतिरोध परिकलित कीजिए। देखो, अग्र प्रतिरोध परिकलित कीजिए, आपसे पूछ रहा है कि प्रतिरोध कितना होगा। तो कह रहे हैं अगर एक पीएन संधि डायोड है जिसमें अगर हम 20 वोल्ट का अग्र विभव लगाते हैं तो उसमें अग्र धारा जो है वो कितना है, वो 10 मिली एम्पियर है। कितना है, 10 मिली एम्पियर है। अच्छा भाई, तो V कितना है भाई, V आपका है 20 वोल्ट। करंट कितना फ्लो हुआ है भाई, करंट फ्लो हुआ है 10 मिली एम्पियर। तो 10 गुणे 10 की घात -3 एम्पियर, तो ये 10 की घात -2 एम्पियर, दैट इज दी I, दैट इज दी I। अच्छा भाई, बात करते हैं हम अग्र प्रतिरोध की। अग्र प्रतिरोध, तो अग्र प्रतिरोध R बराबर होता है V अपॉन I, V अपॉन I। तो V आपका है 20, I आपका है 10 टू द पावर -2, ये ऊपर चला जाएगा। तो 20 गुणा 10 की घात 2, तो ये आपका जाए 2000 ओम। तो आप इसको लिख सकते हैं 2 किलो ओम। तो जो रेजिस्टेंस होगा बेटा, रेजिस्टेंस होगा वो आपका हो जाएगा 2 किलो ओम हो जाएगा। क्लियर है क्या, इतनी बातें समझ में आ रहा है? तो धारा प्रतिरोध R इज इक्वल टू 2 किलो ओम हो जाएगा। ओके, डन। चले, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको प्रतिरोध का फॉर्मूला लगाना था, ओम्स लॉ यूज करना था इस क्वेश्चन में और क्वेश्चंस सॉल्व करना था। देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। बहुत सिंपल सा डेरिवेशंस में 3 से 4 लाइन में डेरिवेशंस कर दे रहा हूं। ठीक, आप करके आएंगे, पूरे नंबर्स मिलेंगे बेटा।
तो मान लेते हैं हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या भाई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, दैट इज द ई, इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल्स रखा हुआ है, यहाँ पे एक डायपोल रखा हुआ है, ये प्लस का क्यू रखा हुआ है, ये माइनस का क्यू रखा हुआ है, ठीक। और मान लेते हैं थीटा कोण पर रखा हुआ है, कितने कोण पर रखा हुआ है, थीटा कोण पर। इसका डायपोल मोमेंट हो जाएगा इस डायरेक्शन में, तो इस पॉजिटिव क्यू पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में कितना भाई, क्यू इंटू ई। इस नेगेटिव पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में भाई कितना, क्यू इंटू ई। ओहो सर, बहुत सुंदर सर, बहुत बढ़िया, ठीक हो गया। अब ये दोनों बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, तो यहां पर इन दोनों बलों के कारण एक द्विध्रुव एक आघूर्ण कार्य करेगा यहां पे, कितना, तो उसके लिए हम यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, क्या कर देते हैं, यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। लेट्स से ये बिंदु है हमारा ए, ये है बी, और यहां पे ये बिंदु है सी, और मान लेते हैं ये कोण हमारा कितना है भाई, थीटा है। अगर ये थीटा है तो त्रिभुज एबीसी में देखो, इस त्रिभुज एबीसी में अगर हम इस डायपोल के लेंथ की बात करते हैं, ये 2l लेंथ है इसका, कितना लेंथ है, ये 2l लेंथ है इसका, तो हम यहां पे लगा सकते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस BC अपॉन AB, तो BC इज इक्वल टू जो AB दैट इज 2l, तो 2l साइन थीटा, तो BC इज इक्वल टू दैट इज 2l साइन थीटा। ओके गुड, बहुत बढ़िया। कितना टॉर्क लगेगा इसमें, टॉर्क होता है बेटा टाउ, आघूर्ण बल आघूर्ण होता है, फॉर्मूला होता है बल आघूर्ण टॉर्क टाउ बराबर, बल आघूर्ण टाउ बराबर एक बल का परिमाण इनटू दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। यहां पे एक बल लग रहा है, यहां पे इनके बीच की जो लंबवत दूरी है बेटा ये BC है, ये लंबवत दूरी है, ये लंब दूरी है ना, तो लंब दूरी को हम किससे रिप्रेजेंट किया, BC से रिप्रेजेंट किया, तो टॉर्क इनटू BC मतलब टॉर्क इज इक्वल टू F इंटू BC। F कितना लग रहा है भाई, देखो इस पे भी बल आपका QE है, इस पे भी बल आपका कितना है, QE है, तो ये आपका QE इंटू BC, BC आपका है 2l साइन थीटा, कितना है 2l साइन थीटा। देखो अब इसमें हम Q इंटू 2l E साइन थीटा, तो हम यहां पे लिख सकते हैं Q इंटू 2l दैट इज दी, Q इंटू 2l दैट इज व्हाट, P। द्विध्रुव आघूर्ण होता है, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है भाई, द्विध्रुव आघूर्ण P इज इक्वल टू Q इंटू 2l, तो ये P हो जाएगा, तो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा, टॉर्क टाउ क्या आ जाएगा भाई, PE साइन थीटा। ठीक, तो ये टॉर्क का फॉर्मूला है, देखो कितने लाइन का डेरिवेशन है, इतना शॉर्ट में कोई डेरिवेशन बताएगा आपको, कोई करवाएगा इतना शॉर्ट में डेरिवेशन। देखो अब इतना शॉर्ट, ये डायग्राम्स आपको याद रखना है, और इतना शॉर्ट डेरिवेशन, 4 लाइंस कोई मुश्किल से डेरिवेशन है, बाकी ट्राइंगल से हम क्या निकालेंगे, साइन थीटा। मिट गया लग रहा है मुझे, है कि नहीं है, बस खत्म कहानी। 3 नंबर का क्वेश्चन है, इतना कराएंगे 3 नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा और लिख दे तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, प्लस क्यू पे बल इतना, माइनस क्यू पे बल इतना, और दोनों बलों के बीच बलों के कारण एक द्विध्रुव पे एक बलाघूर्ण लगेगा, जिसका मान बलाघूर्ण टाउ बराबर बल गुणा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। कर सकते हो आप, या डायरेक्टली ऐसे करके आओ, पूरे आंसर मिलेंगे, सॉरी नंबर मिलेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन ख, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B की तीव्रता 0.5 × 10⁻⁴ टेस्ला कुंडली के तल के लंबवत ऊपर की ओर है, कुंडली के तल के लंबवत ऊपर की ओर है। कुंडली में प्रवाहित धारा का मान तथा दिशा का परिकलन कीजिए, दिशा का परिकलन कीजिए। देखो ये एक वृत्ताकार कुंडली है, तल के लंबवत ऊपर की तरफ है, ये इस तल में रखा हुआ है। देखो ठीक, इस तरीके से आपका है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड कह रहा है ऊपर की तरफ है, बी ऊपर की तरफ है। अगर बी ऊपर की तरफ है तो अगर हम बात करें यहां पे करंट कैसे फ्लो होगा,
तो ये वाला जो तल है ये अंदर की तरफ है, ये बाहर की तरफ है, कुंडली ऐसे रखी हुई है, क्योंकि ये वाला तल जो है वो अंदर है, ये वाला तल जो है बाहर है। इस तरीके से अगर देखेंगे तो अब कौन सा रूल यूज करेंगे भाई, फ्लेमिंग्स सॉरी राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। तो करंट ऐसे फ्लो होना चाहिए, करंट ऐसे फ्लो होना चाहिए। अगर करंट ऐसे फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर बनेगा, तो करंट इस तरीके से फ्लो होगा। करंट अगर इस तरीके से फ्लो हो रहा है, अगर करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब यहां पे करंट किस डायरेक्शन में भाई, अगर आप देखें तो करंट किस डायरेक्शन में है, तो करंट आपका है यहां पे एंटी क्लॉकवाइज। तो इस लूप में धारा जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, ठीक। तो इस तरीके से आपका करंट फ्लो होगा। आपसे पूछा है यहां पे कुंडली में प्रवाहित धारा का मान भी ज्ञात करिए। कुंडली में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है ये अभी आपको कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपका क्वेश्चन में दिए क्या रखा है, त्रिज्या दे रखा 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या आर बराबर कितना भाई 12 सेंटीमीटर, दैट इज 12 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, दैट इज द आर, ठीक। कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी की जो तीव्रता है वो आपका है, चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर है यहाँ पे 0.5 गुणा 10⁻⁴ टेस्ला, ठीक है। आई आपको निकालना है, यहाँ पे आई कैलकुलेट करना है। कैसे निकालेंगे आई, ठीक, उसके लिए हम सिंपली हम फॉर्मूला यूज करेंगे। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र B बराबर दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 2r, क्या था फॉर्मूला, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ठीक हो गया, क्लियर है। चलो B आपका है 0.5 गुणा 10⁻⁴, म्यू नॉट आपका है बेटा 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, आई आपका यहां पे हो जाएगा, आई निकालना है सॉरी, और 2 इंटू आर की अगर हम बात करेंगे तो यह 12 गुणा 10⁻⁻², ठीक है। 4 से आप इसको 12 को कट करिए, कितना आएगा 3 आ जाएगा, ठीक। इसके अंदर मल्टीप्लाई करिए, इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो आई इज इक्वल टू 0.5 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर -4 -2 -6, और ये पूरा इसके टर्म्स डिवाइड में आ जाएगा पाई इंटू 10 टू द पावर -7, ठीक। 7 ऊपर चला जाएगा तो माइनस का ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, तो -6 + 7 तो +1 बचेगा, तो +1 इंटू 3 30 अपॉन पाई, तो ये जो 30 अपॉन पाई 3.14, यहाँ पे आंसर लिख दीजिएगा एम्पियर में, ठीक। 30 को आप 3.14 से डिवाइड करके जो भी आएगा वो आंसर जरूर लिख दीजिएगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ आई हो जाएगा, ठीक। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चंस नहीं हो सकता बोर्ड एग्जाम में। जस्ट आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है बेटा, पेपर से पहले आप 2 से 3 बार फॉर्मूला जरूर रिवाइज करिएगा, 2 से 3 बार फॉर्मूला जरूर रिवाइज करिएगा, ठीक। फॉर्मूला रिवाइज करेंगे ना तभी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, तभी डेरिवेशंस होगा, तभी न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। तो इसलिए फॉर्मूले जितने भी हैं उसको एक बार जरूर रिवाइज करिएगा, ठीक हो गया। ये हो गया ख नंबर क्वेश्चन, और बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। नेक्स्ट ग पार्ट है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा क्रांतिक कोण क्या होता है, प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक। प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये भी लिखना है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और क्रांतिक कोण क्या है ये भी आपको ज्ञात करना है। ये शायद किसी दूसरे सेट में भी क्वेश्चन से पूछा गया था, ठीक। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्रांतिक कोण को परिभाषित करना, प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये आपको लिखना है। तो डेफिनेशन सब लिख देंगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होता है, तो उस दशा में प्रकाश उसी माध्यम में, उसी सघन माध्यम में वापस लौट आता है, ठीक है। प्रकाश उसी सघन माध्यम में वापस लौट आता है। प्रकाश की इस घटना को हम क्या बोलते हैं भाई, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ये डेफिनेशन आपको लिखना है। क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण क्या होता है, क्रांतिक कोण होता है सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके कारण विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण 90 डिग्री का हो। उस दशा में जो आपतन कोण होता है सघन माध्यम में, उस आपतन कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। और क्रांतिक कोण आईसी पे जो आर होगा बेटा वो 90 डिग्री का होगा। और प्रकाशिक तंतु के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ये आपको एक्सप्लेन करना है। ये लास्ट किसी सेट में भी हम लोग कर चुके हैं, तो इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, ठीक। अब बाकी जितना लिखना था मैंने, मतलब जितना आपको लिखना है वो मैंने बता दिया है।
आप जरूर लिख लीजिएगा उसको अपने शब्दों में। सर क्या नॉन स्टॉप पढ़ाया जाता हो, ब्रेक भी नहीं लेते बीच में। चलो 1 सेकंड का ब्रेक ले लेते हैं, 1 सेकंड का। और बताओ किस किस को डर लग रहा है बोर्ड एग्जाम से? है कोई ऐसा जिसको ऐसा लग रहा हो कि यार बोर्ड एग्जाम पता नहीं क्या ही होगा, कैसे ही पेपर होगा, सीबीएसई वालों ने इतना हार्ड पेपर दे दिया, यूपी वाले पता नहीं कैसे पेपर देंगे? ऐसा आ रहा है किसी के मन में विचार? ऐसा कोई सोच रहा हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, बात कमेंट सेक्शन में करेंगे इस टॉपिक पे, ठीक है? तो अगर किसी को डर लग रहा है बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, पेपर्स फिजिक्स के पेपर से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक? बाकी डरना नहीं है, ठीक? पेपर अच्छा आएगा ये सोच के जाना है। पेपर से पहले हम अच्छे तरीके से जितना भी हमने पूरे साल पढ़ा है उसको रिवाइज ज़रूर कर लेंगे, ठीक है? फॉर्मूला शीट अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेंगे ताकि फॉर्मूला हम भूले ना, जितनी भी डेफिनेशंस है वो याद करके जाएंगे। जितनी भी डेरिवेशंस मैंने आपको करवाए हैं बेटा, वो सारे डेरिवेशंस आपको शॉर्ट तरीके से कर लेना, बहुत कम टाइम में हम सारे डेरिवेशंस रिवाइज कर पाएंगे, ठीक? तो सारे जितने भी डेरिवेशंस हैं वो एक बार ज़रूर आप लोग रिवाइज करिएगा। जितने भी ग्राफ्स और डायग्राम्स फिजिक्स के अंदर हैं वो सारे ग्राफ्स और डायग्राम्स के अच्छे तरीके से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। न्यूमेरिकल्स की अगर हम बात करें तो 100 न्यूमेरिकल्स की एक सीरीज है बेटा, 100 न्यूमेरिकल्स तब सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक? बट कॉन्सेप्ट और जो फॉर्मूलाज है वो आपको याद होना चाहिए। कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलाज अगर याद है तो न्यूमेरिकल्स भी आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो उसके लिए अभी एक हम इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की एक सीरीज और लाने वाले हैं, जो सिलेक्टेड न्यूमेरिकल्स होंगे जिन न्यूमेरिकल्स को आपको प्रैक्टिस करनी है। तो उसके लिए हम प्रिपरेशंस कर रहे हैं। एक न्यूमेरिकल्स का और सीरीज आएगा, 100 नहीं करीब 30 to 40 न्यूमेरिकल्स मैं आपको देने वाला हूँ, करवाऊंगा लाइव क्लासेस में, जिसमें आप क्या करेंगे उन 30 से 40 न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके आप अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं कि हाँ अब मैं पेपर के लिए तैयार हूँ, ठीक? तो पेपर से पहले जिस दिन पेपर है 6 मार्च को पेपर है, 5 मार्च रात को कम से कम 6 घंटा ज़रूर सोइएगा, 6 आवर्स के डीप स्लीप ज़रूर लीजिएगा। 6 घंटे की नींद जब आपकी पूरी होगी ना तो आपका जो माइंड है वो एक्टिव रहेगा और बहुत फास्ट वर्क करेगा। अगर आप 5 तारीख की रात आप नहीं सोते हैं, पेपर के टेंशन में, नहीं नींद आ रही है, नहीं सो रहे हैं और पूरी रात आप पढ़ के जा रहे हैं बोर्ड एग्जाम में, है ना, पूरी रात आप पढ़ रहे हैं और जा रहे हैं सुबह उठ के नहा धो के पेपर में, तो बेटा माइंड आपका ना स्टक हो जाएगा, माइंड आपका काम नहीं करेगा। ऐसा रियली होता है, ठीक? तो माइंड आपका प्रॉपरली तभी वर्क करेगा जब आपकी नींद पूरी होगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप रात को 6 घंटे भी अगर आप नींद नहीं भी ले रहे तो कम से कम 5 घंटे की नींद तो ज़रूर लीजिएगा, है ना? 5 आवर्स 6 आवर्स या 7 आवर्स अगर आप लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो जितना आपके पास टाइम होगा मैक्स टू मैक्स आप सोने की कोशिश करिएगा ताकि आपकी नींद अच्छी हो और माइंड जो है वो आपका शार्प तरीके से चले, आप भूलेंगे नहीं, टेंशन नहीं लेने का। और जब भी आप बोर्ड एग्ज़ाम देने बैठोगे हॉल में तो आप करना एक डीप ब्रीथ लेना, 1 से 2 डीप। अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा घबराहट महसूस हो रही है, इस तरीके से जब आप डीप ब्रीथ लेते हैं ना तो क्या होता है आपके बॉडी में ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इससे आपका माइंड एक्टिव हो जाता है और पेपर आपका बहुत बढ़िया होगा। तो ये 2-3 टिप्स मेरी तरफ से आप लोगों के लिए हैं, तो इस टिप्स को ज़रूर फॉलो करिएगा, बहुत बेनिफिट्स आप लोगों को मिलने वाला है, ठीक है? चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट घ नंबर क्वेश्चंस की, ठीक? और इस पार्ट को ज़रूर शेयर करिएगा, जो पार्ट्स मैंने अभी बोला है इसको ज़रूर शेयर करिएगा रील्स वगैरह में, ताकि बाकी बच्चों को भी इससे फ़ायदा मिल सके। देखो, दर्शाए गए परिपथ में ए तथा बी के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। ए और बी के मध्य विभवांतर आपको निकालना है, ए और बी के बीच में विभवांतर कितना है ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक? अच्छा भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो अगर हम बात करते हैं ना, ये 3 सेल हमारे पास है, 3 सेल हमारे पास है और ये तीनों सेल किस में जुड़े हुए हैं? ये तीनों सेल जुड़े हुए हैं समांतर क्रम में। तो सबसे पहले इन तीनों सेलों का तुल्य क्या निकालेंगे हम? ईएमएफ निकालेंगे। तुल्य क्या निकालेंगे भाई? ईएमएफ निकालेंगे। उसके बेसिस पे हम टोटल इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे
और टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के बाद हम निकालेंगे सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, करंट कितना है वो हम कैलकुलेट करेंगे एंड देन उसके बाद ए और बी के बीच का हम क्या निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। तो हम इसको बेसिकली हम सेल के कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं और किरचॉफ्स लॉ से भी क्वेश्चंस को हम टैकल कर सकते हैं। ठीक है, किरचॉफ्स लॉ का यूज करके भी हम क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। देखो किरचॉफ्स लॉ लगा देते हैं, सबसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स लॉ यूज करते हैं इस क्वेश्चन में। देखो ये 3 वोल्ट की बैटरी मान लेते हैं, इसमें से कितना करंट आया भाई I, इधर करंट चला गया I1, इधर करंट क्या भाई I2, करंट यहाँ पे आया जंक्शन में मीट का, इधर करंट चला गया I1 प्लस I2 मीन्स I जो है वो आपका I1 प्लस I2 हो जाएगा। किसी भी जंक्शन से चलना स्टार्ट करते हैं, किसी भी जंक्शन से चलना स्टार्ट करते हैं और टोटल ईएमएफ का सम कितना कर देते हैं हम 0 कर देते हैं। ए से चलना स्टार्ट करते हैं, करंट के डायरेक्शन में ही चल लेते हैं, इधर जाएंगे करंट है I1, ठीक, सेल में जाएंगे पॉजिटिव से नेगेटिव प्लस का 2, इधर जाएंगे सेल्स में नेगेटिव से पॉजिटिव माइनस का 3 और करंट के डायरेक्शन में तो प्लस I1 प्लस I2, I है ना करंट इसमें, तो ये I1 प्लस I2 ले लेंगे अब इसको, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू वाई 0, I1 प्लस I1 2I1 प्लस I2 इज इक्वल टू, देखो -3 प्लस 2 -1 बराबर किधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा हमारा फर्स्ट, ये लूप फर्स्ट है। ठीक, ये लूप हमने ले लिया है। इसमें हम ले लेते हैं, ऐसे कैसे भी चल लो, ऐसे चल लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक हो गया। तो लूप सेकंड में अगर हम चलते हैं ए से बी की तरफ, तो करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगेन I1 प्लस का 2, ठीक है, यहां से आएंगे करंट के डायरेक्शन में नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहे हैं तो माइनस का 1, करंट का अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस का I2 इज इक्वल टू 0। ठीक, करंट इस डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, I2 इज इक्वल टू 0। देखो 2 - 1 1 हो जाएगा, तो I1 माइनस I2 तो 1 इधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिएगा। देखो 2I1 प्लस I2 इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज 1, कितना है 1 है, ये आपका है I1 माइनस I2 इज इक्वल टू माइनस का 1। अगर हम प्लस करेंगे I1 I2 से I2 कैंसिल हो जाएगा, 3I1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 - 1 0 हो जाएगा, तो I1 इज इक्वल टू हो गया बेटा आपका 0। तो I1 का जो मान है वो कितना जाएगा 0 हो जाएगा, I1 0 है। ठीक, I1 0 हो गया। हमें पोटेंशियल फाइंड करना था, इसी से हम निकाल लेते हैं, पोटेंशियल निकाल लेते हैं। तो इसी से अगर हम पोटेंशियल फाइंड करेंगे तो पोटेंशियल कितना होगा, ठीक, तो VAB दैट इज AB के क्रॉस जो पोटेंशियल होगा ये हो जाएगा आपका EMF माइनस का I1 R1, EMF या E1 भी ले लो, कोई बात नहीं। इसका EMF कितना भाई 2 वोल्ट है, तो 2 माइनस I1, इसमें करंट कितना है भाई 0 है, तो करंट हो जाएगा 0 इंटू R1 कितना है 1 है, तो 1 इंटू 0 0, तो दैट इज दी 2 वोल्ट। तो VAB जो है ये आपका जाएगा 2 वोल्ट। ठीक है, तो VAB हमारा 2 वोल्ट हो जाएगा, मतलब इस A और B के अक्रॉस जो टोटल पोटेंशियल है ये आपका 2 वोल्ट का पोटेंशियल है, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी करंट हमें निकाल भी सकते हैं बट कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि निकालने का कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होना है। केवल हमें क्या निकाल, A और B के अक्रॉस पोटेंशियल नहीं तो निकालना था, जो कि हमने निकाल दिया है केवल इस करंट का यूज करके। तो जस्ट हमने यहाँ पे तो किरचॉफ्स लॉ यूज किया। किरचॉफ्स लॉ के क्वेश्चंस कैसे करते हैं, ठीक, ये आपको आनी चाहिए। किरचॉफ्स लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन जरूर बनता है, या सर्किट बेस्ड अगर क्वेश्चन आया हुआ है तो आप उसमें अपना किरचॉफ्स लॉ यूज कर सकते हैं। ठीक, देख लो इस क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पे कह रहा है अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा दीजिए। अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा क्या है वो आपको लिखना है। सिद्ध कीजिए हेनरी अपॉन मीटर इज इक्वल टू न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक, ये भी ऑलरेडी क्वेश्चंस करवा चुका हूं मैं, है ना, ये क्वेश्चंस भी ऑलरेडी हो चुका है हमारा किसी भी किसी सेशन में। तो अगर आप नए हैं, आपने नहीं देखा तो चलो मैं बता देता हूं आपको। हेनरी अपॉन मीटर, बाकी अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा खुद लिखेंगे। हेनरी अपॉन मीटर इज इक्वल टू न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर। देखो हेनरी अपॉन मीटर क्या होता है LI, क्या होता है भाई LI, L हेनरी हो गया L और मीटर हो गया बेटा L। ठीक हो गया नाउ। अच्छा, ये न्यूटन अपॉन F अपॉन A स्क्वायर दैट इज इक्वल टू F अपॉन
आई स्क्वायर